बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि शहरी कराची में वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा होने लगे हैं। एक जानिब मुल्क पाकिस्तान दहशत गर्दी से नंबरदाज़मा होने के लिए कोशिशें बरकरार रखा हुआ है। ऐसे में ताजिर बरादरी भी इस वक्त माशी मुश्किलात को फेस करते हुए माशी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद कर रही है। ऐसे में इस वक्त घरेलू तनाज़ात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब सोसाइटी की अगर बात करें तो तशद्दुद वाक़यात और रुनुमा होने लगे हैं। आज की मखसूस कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। और एक अफसोसनाक सानिया, एक ऐसा वाक़या जिसके ऊपर जितनी मजम्मत की जाए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंसानियत इस वाक़े को देखते हुए शर्मा गई है। एक ऐसा वाक़या जो कि हमें इस सवाल करने पर मजबूर कर देता है कि आया हम इंसान हैं या हमें इंसानों की कदर है या हम एहसास को महसूस कर सकते हैं। एक ऐसा ही वाक़या कराची में शौहर के तशद्दुद का निशाना बनने वाली नौबिहाता खातून सिविल अस्पताल में आज दम तोड़ गई हैं। 20 दिन पुराना ये वाक़या है जो कि ज़ेरे इलाज थी। शादी के बाद चौथा या पांचवा रोज़ बताया जाता है जब अस्पताल जरा का कहना है कि तशद्दुद से खातून की आंतों को नुकसान पहुंचा है, फेफड़ों में भी पानी भर आया है। ये तमाम सूरत हाल कुछ पोशीदा सिलसिला है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर चीज़ एक्सप्लेन तो की जा रही होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, हमारा जहन काम नहीं कर पा रहा होता, हमारी जुबान कपकपा जाती है। कुछ ऐसे वाक़यात, एक ऐसी सफकाना कत्ल की मैं ये बात करूँगा कि एक ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में एक मर्द ने एक खातून पर जो है वो शादी के चौथे रोज़ या तीसरे रोज़ की रिपोर्ट कहानी है जिसमें बताया जाता है कि जी तशद्दुद किया गया। और ये सेक्स एब्यूज़ बोलें या रेप बोलें तो ये कम नहीं होगा। क्या यहाँ लैकिंग एजुकेशन की है? क्या यहाँ लैकिंग लोगों की थिंकिंग की है? क्या यहाँ लैकिंग उस शख्स की है जो कि इस तमाम वाक़े का जिम्मेदार है? तमाम तर पहलुओं पर गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब जो कि चेयरमैन है ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के, और इसके साथ साथ पेरेंट जो कमेटी है उसके भी पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। इनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। अब्दुल कादिर सूरिया साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नाइब सदर हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो आप दोनों को सर वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। सर, ज़ाहिर हम देख रहे हैं पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और कुछ मखसूस पॉलिसीज़ भी नज़र आती है, लेकिन इंसानी कैफियत इस तरह की नज़र आ रही है आजकल। अगर हम देखें कि जिस तरीके से इस कत्ल की अगर बात की जाए, एक नौबिहाता जोड़ा है, चौथा रोज़ गुजरा है और ऐसे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसा जो है वो सिलसिला देखा गया जिसमें तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। वाज़ेह तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने जो है वो आने ही वाली है, लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि आंतों का गल जाना या आंतों में जो है वो उसको नुकसान पहुँचा दिया गया, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा दिया गया, इतना नुकसान पहुंचाया गया कि पानी भी फेफड़ों में आ गया। उसके बाद उस खातून की मौत वाक़ई हो गई। सर, किस तरीके से देखते हैं? ज़ाहिर हम देख रहे हैं कराची में इस तरह के वाक़यात रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। देखें, बात ये कि मैं देख रहा हूँ न्यूज़ के ज़रिए पता चलता है या वाक़यात सामने आते हैं। आजकल आपको पता है कि व्हाट्सएप पे वीडियोज़ आ रही होती हैं और ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये हम पहले इंक्वायरी क्यों नहीं करते? मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मरने से बेहतर है कि आप वो घर छोड़ दें, आप खुला ले लें, आप जो है अपने वालिदैन के घर पे चले जाएं। इसलिए कि मैंने अभी बहुत से केसेस देखे हैं कि तशद्दुद किया जा रहा है और मतलब खुलेआम मारा जा रहा है। बाकायदा वीडियो बन रही होती है, उसमें हीरो बन रहा होता है जो भी शौहर होता है, हस्बैंड। और अभी जो आपने बताया तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मतलब इस पर गुफ्तगू करने का भी मतलब हो रहा है कि मैं किस तरीके से करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो किसकी बहन होगी, किसकी बेटी होगी, आप सोचेंगे उनके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी, और वो मतलब नई नई शादी हुई है, उसके क्या मतलब ख्यालात होंगे, उसने क्या सोचा होगा। इससे हर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सोचता है, प्लानिंग करता है, खुश होता है कि मैं नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा हूँ जो भी है। लेकिन इस तरीके से अगर उसको मतलब ससुराल वाले मिल के, मैंने सिर्फ ये नहीं देखा, अभी जो केसेस हो रहे हैं कि ससुर भी मार रहा है, सास भी मार रही है, उसकी नंद भी मार रही है, और तशद्दुद करके जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। तो ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरा ये मुतालबा है कि कोई ऐसी कोई कमेटी हो, जैसे मसालती कमेटी होती है गवर्नमेंट लेवल पे, सिंध में हो। सिंध में वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि जो उस पर एक्शन ले, ऐसे को वाक़यात होते हैं तो इसको जाके कवर करें और गिरफ्तारियां हों। इसलिए कि ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो बाहर वो सोचती हैं हम किसको कंप्लेन करें, थाने में जाने से कतराती हैं
उनको मतलब थोड़ा सा महसूस होता है हम थाने में कैसे जाएं, तो ऐसी कमेटी हो जिसमें लेडीज हो, खवातीन ज्यादा हो, जेंट्स उसमें कम हो, 10-12 लोग हो। मेरी राय है कि हमारी जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत, वो ऐसी कोई कमेटी बनाए जिससे लोग राब्ता करें। राब्ता नंबर होना चाहिए 24 घंटे के लिए, और उससे राब्ता करके अपनी जो दिल का हाल है वो बता सके। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो है बहुत ज्यादा कमी होगी। सही, बिल्कुल जी। समाजी इदारे भी यहाँ बहुत से काम कर रहे हैं। ऐसे में हम ये देखते हैं कि जी जो खवातीन का जिस तरीके से काशिफ साहब ने बताया कि गैरत के नाम पे समझ लें या ऐसा समझ लें कि अपने भाइयों की, अपने घर वालों की इज्जत के नाम पे बेआत हो जाती हैं, लेकिन उसके ब्याई जाने के बाद जुल्म सितम का पहाड़ जो बरपा होता है वो अपने लफ्जों से बयान नहीं कर पा रही होती। ऐसे में बड़ा बोझ नजर आ रहा होता है हमें कि एक शादी करना किसी भी माशरे में इस वक्त, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम दिखावे की तरफ ज्यादा जा चुके हैं, तो ऐसे में एक बाप का अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करना एक बहुत बड़ा महाज है। उसके लिए उसने अपने पूरे 50 साल लगाने पड़ते हैं। हमारे साथ अब्दुल कादिर सूरिया साहब भी मौजूद हैं। कादिर साहब, किस तरीके से देखते हैं इस सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आपने माशाल्लाह हमें मौका दिया बात करने का। और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े को, इस केस को जो लेकर के आप लोग चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो अगर बाप भाई जो हैं वो सबसे पहले रिश्ता करने से पहले वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? लड़के के बारे में तहकीकात करनी चाहिए, लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आया वो इस काबिल है भी नहीं है, इस काबिल उसकी क्या, किसके साथ उसका रहन है, किसके साथ उसका बैठना है, क्या है। हम हमेशा से हमारे अंदर जो है ना, हमारे तमाम जो है ना वो मुसलमान भाइयों में ये है कि वो रिश्ता आता तो वो जल्दबाजी में अपनी बेटियों का बस रिश्ता आ गया हम करने के लिए सोचते हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि सामने वाला इस काबिल है लड़की के, आया इस लड़की को खुश रखेगा कि नहीं रखेगा। इसके बाद जब ये वाले वाक़यात आते हैं और जब ये सोशल मीडिया पे ये रहनुमा होते हैं और हम लोगों तक पता चलते, तो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं, ना पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है, ना कोई कमेटी। जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि एक कमेटी होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि 100% ऐसी एक कमेटी तश्कील होनी चाहिए कि इस वाक़े को रहनुमा करने से पहले इसके ऊपर बरोबर कार्रवाई की जाए। अगर एग्जाम्पल अगर वो कमेटी बनी हुई होती और अल्लाह ना करे इस तरह के ये जो तशद्दुद, 4 दिन की दुल्हन, यार आप बताएं तो सही, बड़ा अफसोस की बात है। 4 दिन की दुल्हन का क्या है? अगर इसके ऊपर 1-2 दिन में अगर तशद्दुद होता, कमेटी अगर हुई होती, तो आया इसके पेरेंट्स वगैरह कॉल करते, बर वक्त कार्रवाई करते, हो सकता है कि हम बच्ची की जान को बचा लेते, कार्रवाई कर लेते, उसको बर वक्त गिरफ्तार कर लेते। अच्छा, उनके घर वालों का ये कहना था कि आपकी जो बच्ची है वो पहले से जो है वो बीमार है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, एक लड़की को ब्याह के दिया जाता है और 4 दिन गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स जिसने उस लड़की का बेईमाना जिसका तशद्दुद किया या सेक्सुअल एब्यूज किया या उसका रेप किया, वो इंसान कहने के भी लायक नहीं है। और उसको तो बर वक्त कार्रवाई करके गिरफ्तार करके और बिल्कुल ऐसी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए ताकि इबरतनाक सज़ा हो, ताकि दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके कि आइंदा कोई ऐसा शख्स इस तरह की कोई हरकत भी ना करे। यार हमारी जो ये माँ बहन बेटी, यार ये आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब ये बेटियाँ पैदा होती है तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उसके घर पे जो है ना क्या नाम है बेटी पैदा हुई है। और ये इसका क्या हाल कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट, हमारी क्या मतलब सब सोए हुए हैं। 4 दिन की दुल्हन को जो है ना इस तरह से तशद्दुद के हाथों में मतलब पानी भर गया, तो क्या इसको कोई सज़ा नहीं मिली? अभी तक कोई इसके ऊपर कोई केसेस नहीं बने। इसको तो मैं समझता हूँ कि इसको तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए इस शख्स को तो। ठीक। अच्छा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वसीम रजा नकवी साहब ने, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। सर कैसे आप? ठीक हैं? आई एम गुड, थैंक यू। सर, ज़ाहिर एक बड़ा बहिबाना तशद्दुद का ये मामला है। ऐसे में हम 2 केसेस इस वक्त सामने देख रहे हैं। एक जिसमें आज ही ये वाकया रिपोर्ट हुआ जिसमें बताया गया कि बच्चों के सामने एक वालिदा का कत्ल किया गया, गला काट दिया गया। दूसरी जानिब हम ये केस देख रहे हैं जहाँ पे 9 देहाती दुल्हन को उसका शौहर रेप करता है। ख़ास करके अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता है और उसके बाद 20 दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद वो खातून जाँ बहक हो जाती है। ऐसे में कौन कौन सी दिफात इन पर लग सकती हैं और क्या कानूनी कार्रवाई किस हद तक इसके लिए मुमकिन बनाई जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपने कानून की बात की तो बेसिकली ये एक वाकया है मियाँ और बीवी का। अगर हम इसको कहें तो इसको मैरिटल रेप पे कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कानून में इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं की गई है। अगर हम बात करें कि इस पे कौन से सेक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, तो देखें
पाकिस्तान के लॉ में मैरिटल रेप का कोई ऐसा सेक्शन मौजूद नहीं है, तो हम इसको रेप कंसीडर करते हैं। सेक्शन 375 है पीपीसी का, जिसमें ये बात बताई गई है कि फोर्सफुली किसी भी औरत के साथ अगर कोई शख्स रेप करता है या जबरदस्ती करता है या सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है तो उसको सेक्शन 375 कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, बदकिस्मती से इस हवाले से ना कोई कानून है ना कोई साइटेशंस है, लेकिन हाल ही में 2024 में एक सेशन कोर्ट का फैसला आया था इस हवाले से, जिसमें ये सेम इसी तरह के वाक़े को कंसीडर किया गया था और उसमें सजा भी दी थी। उसमें जज साहब ने जो शौहर था उसको मैरिटल रेप के तहत सेक्शन 375 के तहत उसमें 3 साल सजा हुई थी और 30,000 रुपये जुर्माना किया गया था। देखिए, जो बहुत ज्यादा वाक़यात हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, अगर मैं सोशली बात करूं एक लॉयर होने के नाते, तो पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो मजहबी कंट्रीज हैं, उसमें 90% खवातीन इस चीज को मैरिटल रेप समझती ही नहीं है। वो समझती हैं कि ये हमारे शोहर का बुनियादी हक है जो हमें अदा करना है, जिसकी वजह से वो इस मैरिटल रेप का शिकार भी होती हैं। देखिए, इस हवाले से जो कानून साजी की गई है, जो सबसे पहले कानून साजी हुई थी वो 1922 में सोवियत सर, ये लैक ऑफ एजुकेशन नहीं हुआ कि एक खातून जो है वो हक समझ रही है इस चीज को, ये लैक ऑफ एजुकेशन भी नहीं आएगा? सर देखिए, इस चीज को बुनियादी तौर पर लैक ऑफ एजुकेशन तो कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक कदम आगे चलता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान उन 34 बदकिस्मत मुमालिक में शामिल है जहाँ पे मैरिटल रेप के हवाले से कानून साजी नहीं मौजूद, जबकि 100-150 से ज्यादा मुमालिक ऐसे हो चुके हैं जिनमें मैरिटल रेप को कानूनी शक्ल हासिल है। अब अगर हम 34 ममालिक में बात करें तो इसमें अफगानिस्तान के साथ हमें कंपेयर किया जाता है, हमें सऊदी अरब के साथ कंपेयर किया जाता है, हम उन ममालिक के साथ खड़े हैं। जहां तक आपका बुनियादी सवाल है वो लैक ऑफ एजुकेशन, अगर मैं कानून साजी कर भी देता हूँ, मैं उन 150 ममालिक में शामिल हो जाता हूँ, पाकिस्तान 151 में हो जाता है, क्या एक औरत को बुनियादी तौर पर ये समझाया जा सकेगा कि ये जो उसके साथ मैरिटल रेप हो रहा है ये शोहर का हक नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस है जो उस तरह फिजिकल वायलेंस है जिस तरह से ये सेक्सुअल वायलेंस उसका शोहर कर रहा है, तो ये भी एक वायलेंस तस्वुर किया जाएगा। हमारी सोसाइटी को ये बताने की और स्पेशली खवातीन को बताने की जरूरत है कि उनके साथ जो जोर जबरदस्ती की जाती है, चाहे वो हाथापाई हो या सेक्सुअली हो, तो उसको बर्दाश्त नहीं करना। उसको अगर आपकी फ्री विल के अलावा कोई चीज आपसे की जा रही है, चाहे वो शौहर हो या कोई बाहर का शख्स हो, अगर वो फोर्सफुली आपको फोर्स कर रहा है तो वो आपके साथ रेप कंसीडर किया जाएगा, आपके साथ जुल्म कंसीडर किया जाएगा, आपको वायलेंस तस्वुर किया जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं, एक जानिब ये तशद्दुद के वाक़यात जो कि मैरिटल हम देख रहे हैं रिलेशनशिप में हो रहे हैं, ऐसे भी दूसरी जानिब बढ़ते हुए वाक़यात मदारिस के भी रोनुमा होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उस्ताद बच्चों पे तशद्दुद करते हैं या उनको मारते हैं, और उसके बाद जो है वो खास करके देखा ये भी गया है कि अक्सर और बेशतर जब रिपोर्ट बाद में सामने आती है तो रेप के केसेस भी ऐसे में देखने में आए हैं। मैं फ़कत किसी एक मदरसे का नाम नहीं लूँगा, मुतादिद मदरसों से पूरे पाकिस्तान में, पंजाब हो, सूबा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, मुतादिद बार इस तरह के केसेस भी रिपोर्ट हुए। ऐसे में बच्चों को कितना ज़्यादा हमें सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, और इसके साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि इसको एक टैबू बनाया हुआ है, बैड टच और गुड टच का कितना बड़ा हमारे खास करके बच्चों को हमें इस चीज़ की तालीम देनी चाहिए? देखिए, आप जब आपका कोई बेटा या बेटी जवान हो रही होती है या वो थोड़ा सा समझने की एज में आ रहे होते हैं, तो उन्हें बुनियादी तौर पे माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। यहाँ तक होना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई ट्यूशन वाला उस्ताद आ रहा है या कारी साहब आ रहे हैं, तो आप उन बच्चों को किसी भी ऐसी प्लेस पे मत पढ़ाएं जहाँ पे कोई किसी का आना जाना ना हो या कोई देख ना सके। रही मदारिस की बात या स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की बात, हम पूरी ओवरऑल बात कर लेते हैं। लेकिन अगर एक शख्स को बच्चे को मदरसा भेजा जाता है सुबह से शाम तक, तो उसकी टेक केयर नहीं की जाती उस तरह से, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, उसे कंफर्टेबल नहीं फील करवाया जाता। आपको अपने बच्चे को बताना होगा कि कारी साहब
किन किन जगह पे, या टीचर या कोई भी शख्स आपकी किन किन प्राइवेट पार्ट्स पे टच नहीं कर सकता, किन किन पार्ट्स पे वो कर सकता है। अगर कर सकता है तो आपको परमिशन बहुत जरूरी है। देखिए बुनियादी तौर पे जो मैरिटल रेप है ना, वो बात वहीं आ जाएगी परमिशन की, फ्री विल की। जब आप अपने बच्चे को या बच्ची को छोटे होते ये सबक देंगे कि बेटा देखो आपके साथ जबरदस्ती नहीं होगा, आपके साथ कोई आपको हाथ भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो विद परमिशन ऑफ पेरेंट्स लगाएगा। अगर अपने बच्चे को मदारिस से पहले ये चीज सिखा दी जाएगी तो जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी तो वो यही चीज एग्जीक्यूट करेगी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, कि जोर जबरदस्ती नहीं होगी। बुनियादी तौर पे हमारा क्या होता है, हमारे बच्चों को मदारिस भेज दिया जाता है कि उन्हें रोटी भी फ्री मिलेगी, सस्ती तालीम भी है और जन्नत की जन्नत और सवाब का सवाब है। वो इस चक्कर में हम अपने बच्चों के साथ जुल्म करवा लेते हैं। देखिए अगर ये वाकयात, दूसरी चीज ये है कि हमारी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बहुत हद तक बढ़ गई है। हमने इतने टैबूज बना लिए कि आप देखिए लोग कहते हैं कि आप मदारिस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की बात क्यों नहीं करते। देखिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस क्लेम नहीं करते हैं कि हम अल्लाह का घर है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज का टीचर क्लेम नहीं करते कि मैं हाफिज हूँ या मैं 7 लोगों को जन्नत में लेके जाऊँ। जब आप एक क्लेम करते हैं आला अफजल होने का तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है जितना आप क्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन यह बुनियादी तौर पे मैं कहता हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को मदारिस भेजते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको चेक्स एंड बैलेंस रखें। उन बच्चों को जब वो पढ़ के आते हैं उनसे पूछें कि आपको कहाँ कहाँ टच किया जा रहा है, माहौल कैसा है। आप उनको जाके कारी साहब से पूछें, वहाँ के बच्चों से गाइडलाइन लें, तब जाके ये कंफर्टेबल एक सोसाइटी बन सकती है। अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन रहेगी हमारी सोसाइटी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप मौजूद हैं डॉक्टर वसीम रजा नकवी, एडवोकेट हाई कोर्ट। और ज़ाहिरी ये मामला हम देख रहे हैं, काशिफ साहब आपको भी मुखातिब कर रहे हैं और अब्दुल कादिर साहब, ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे मदारिस के बारे से, तो सिर्फ हम मदारिस को ही टारगेट नहीं कर सकते। मदारिस के अलावा अगर तालीमी मैदान देखें, तालीमी इदारे देखें, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि नंबर्स के एवज जो है वो ख़ास करके एक प्रोफेसर एक लड़की के साथ जो है वो कोई ताल्लुकात बनाने के लिए मुख्तलिफ इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं। ऐसे में इंसानी फितरत बदल गई है या हमारी माशरे में बेहिसी आ गई या हमें अपने बच्चों को फुली एजुकेट करना पड़ेगा? देखें तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मदारिस में ऐसा हो रहा है, और हम ये नहीं कहते कि तमाम मदारिस हैं, इसमें कुछ ऐसे हैं। और हम तो अपने बच्चों को तालीम लेने के लिए, कुरान की तालीम मतलब कितनी अफजल चीज़ है, कितनी पाक किताब है जो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हम मदारिस में भेजते हैं। और इस तरीके से वहाँ की वीडियोस आती हैं जो तशद्दुद मैं देखता हूँ। 8 साल 7 साल 10 साल के बच्चे होते हैं, इनको इतना मतलब तशद्दुद किया जाता है। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी व्हाट्सएप पे 6-8 दिन पहले कि एक उस्ताद जो अपने जो 8 साल का बच्चा होगा उसको इतना तशद्दुद कर रहा है, वो रो रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। तो ये मतलब कैसे वालिदैन हैं कि वो देखते नहीं है, वालिदैन भी देखें जाएं। और ऐसे मतलब कानून होना चाहिए जो हरकत में आए, और ऐसे जो उस्ताद हैं उनको गिरफ्तारियां हों। और वही बात है कि सबके सामने आप सजा दें ताकि दूसरे जो मदारिस हैं या दूसरे जो उस्ताद अगर ऐसे हैं तो वो ज़रा अपनी जो है वो कंट्रोल करें। वो सिर्फ तालीम दें, तशद्दुद ना करें, तालीम दें, बच्चों को प्यार से पढ़ाएं। लेकिन ये जो आप स्कूल और कॉलेज की भी बात करें, देखो वहाँ भी ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं या कोई प्रोफेसर है, वहाँ भी बहुत से वाक़यात होते हैं, लेकिन लोग कोर्ट नहीं करवाते। सिर्फ वही वजह है कि थाने से, पुलिस से लोग डरते हैं। अभी भी मुकम्मल एतमाद बहाल नहीं हुआ पुलिस से। कोई ऐसी कमेटी अगर होगी तो इसमें लेडीज़ हों, जिस तरह मैंने आपको अभी कहा, कुछ जो इसमें मतलब जेंट्स हो, 8-10 लोगों की कमेटी हो और वो 24 घंटे रन करे, और उसमें जो है वो ऐसी कंप्लेंट्स होंगी, ज़ाहिर बात रजिस्टर्ड माँ बाप करवाएंगे, हो सकते हैं लड़कियाँ खुद करवाएं, तो वो उस पर भी एक्शन में आएगी। उनके बैकअप पे पुलिस हो, उनके बैकअप पे एजेंसियां हो, रेंजर्स हो, जहां उनको जो जरूरत पड़े उसको यूज करें और ये मामला हल हो सकते हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छी सजेशन दी है। इस वक्त हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है खबर की खबर। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है खबर की खबर। और जैसे कि हम बात कर रहे थे माशरे की बिगड़ती हुई सूरत हाल पे, जिसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ नफ्सियाती तौर पर नहीं बल्कि मौशी तौर पर भी हम देख रहे हैं कि लोग मफलूज हो गए हैं। लोग गलत फैसला करने के ऊपर अपने आप को जबरी तौर पर मुतमईन कर लेते हैं। इस वक्त हमें लाइन पर ज्वाइन किया है फहमीदा यूसुफ ने, जो कि तजियाकार भी हैं, और सबसे पहले तो वेलकम करेंगे फहमीदा को। फहमीदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फहमीदा, ज़ाहिरी अफसोसनाक वाक़यात हम देख रहे हैं, दिन ब दिन रोनुमा होने लगे हैं। ऐसे में एक सूरत हाल जो अभी सामने हमने रिसेंटली देखा कि एक शौहर ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया,
4 दिन की समझ लें कि ये खातून थी शादी के बाद, और उसके बाद बहिमाना 20 दिन बाद हम देखते हैं कि इनको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो बताया गया कि आंतों तक तकालीफ दी गई। और इसके साथ साथ मैं वो तमाम एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि बड़ी अजियतनाक एक स्टोरी है। ऐसे में किस तरीके से देखती इस तमाम सूरत हाल को, इस वाक़े को आप? जाहिर है कि बहुत ही काबिल मजम्मत ये वाकया है, और इसमें जो इन्वॉल्व वो शख्स हैं, वो जो शोहर थे इस बच्ची के, उसको कानून के मुताबिक जो है वो सजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मैरिटल रेप के ऊपर तो किसी किस्म की कोई कानून साजी मौजूद नहीं है। हालांकि जो है कि रेप के हवाले से तो मौजूद है, लेकिन इस पे मौजूद नहीं है। और जाहिर है कि इससे हमारे यहाँ की खवातीन बात भी नहीं करती हैं, और क्योंकि बात करना बहुत मुश्किल काम है इस सिचुएशन में, और इस तरह के वाकयात को रिपोर्ट करना, क्योंकि हमारा फैमिली और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे माशरे में जिन मौजूआत पे बात करना बहुत ज़्यादा टैबू समझा जाता है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ के जो मर्द हैं वो समझते हैं कि शायद जो है वो जो उनकी एक डोमिनेंस है, जो उन्हें शुरू से एक घर से भी पढ़ाया जाता है कि इसकी जो उनकी वो घुटन है, उसको जो है वो किसी भी औरत को एक अपना गुलाम समझकर अपना जो ये वैश्यानापन है उसका मुजाहरा जो करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि स्कूल्स में और कम्युनिटी सेंटर्स जो है और निकाह से पहले जो है बहुत जरूरी हो गया है कि जो भी कपल्स हैं उनको अवेयरनेस सेशन देने की बेतहाशा जरूरत है। और दूसरी बात ये कि जो फैमिलीज हैं उनको भी इस तरह की सिचुएशन में रिएक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि चलो कुछ नहीं होता, या चलो शायद ठीक हो जाएगा ये मामला। इस किस्म का अपनी बच्चियों को ये कहने के बजाय उसको इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए, फौरन जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। देखिए इस केस में भी था कि उस बच्ची ने अपनी सास से भी कहा, लेकिन सास साहिबा का जो जवाब था वो ये था कि मेरे बेटे को हिसाब आता है। तो इंतहाई जो है वो आगही के लिए बेतहाशा ये जरूरी है। दूसरी बात ये है कि बीइंग मीडिया पर्सन, बीइंग जर्नलिस्ट, हमारा भी ये काम होना चाहिए कि हम जो है वो इस पर अब इस जिनसी तशद्दुद पर खुलकर जो है वो बात करें, ताकि जो है इस पर किसी किस्म की कोई कानून साजी जो है वो हो सके। क्योंकि अफसोसनाक कह के आगे बढ़ जाएंगे, फिर कोई और केस हमारे सामने आ जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बेतहाशा जरूरी है, और वो ये है कि जो आपके जो ये रिलेशनशिप्स हैं इसके अंदर जो रजामंदी है, जो इसके अंदर पेशेंस है, जो टॉलरेंस है, जो लाइन्स है, उसके बारे में भी अवेयरनेस सेशन लाजमी होने चाहिए। और हमारे यहाँ चूँकि मेंटल जो ये है जो सिकनेस है या हमारी जो मेंटल कंडीशन है उस पर हम बात करने के लिए रजामंद तो होते नहीं है, ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी समझते हैं, ना ही ये समझते हैं कि किसी किस्म की हमें साइकोलॉजिकल अवेयरनेस की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि बेतहाशा अवेयरनेस की जरूरत है, और इसमें सेंसिटिव मामले पे जो है वो कानून साजी की भी बहरहाल जो है वो जरूरत है। जी सही। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और भी हम देखते हैं कि लड़की पे दो तरह का दबाव होता है। एक होता है माशरती दबाव, जिसमें कहीं उसके साथ एक टैग मुतालिका ना लग जाए। दूसरा हम देखते हैं कि माँ बाप जब घर से अपनी बच्ची को रुखसत करते हैं तो एक बड़ा हम इसको ऐसा कहेंगे कि एक फ्रेज होता है जो कि बोला जाता है कि रुखसत ही हो गई, अब तुम अपने घर जा चुकी हो, अब वहाँ से मर के ही वापस लौटना। एक अच्छी लड़की का जो है वो यही ज़िंदगी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम हमें जो सिनेरियोज हो, इनको भी अलग परसेप्शन से देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। हमें अपनी बच्चियों को, जो मैं पहले भी कह रही थी, कि आगे ही देने की जरूरत है। इसमें फैमिलीज का बड़ा रोल होता है, स्पेशली जो मदर्स हैं वो, या जो खानदान की बड़ी खवातीन हैं, उनका भी बहुत बड़ा जो है वो रोल है। और दूसरी बात ये है कि हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को हमें उन्हें एम्पावर करना चाहिए, ताकि वो जो है बच्चियाँ, लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें जो हैं वो ये तशद्दुद सहती रहती हैं, और उनकी जब हिम्मत जवाब दे देती है तो हमारे सामने ये केसेस आ जाते हैं, जो कि जाहिर है कि फिर बहुत उन्हें हम अफसोसनाक कह देते हैं। कि हमें जो है उनको इकोनॉमिक तौर पे एम्पावर करने की ज़रूरत है,
ताकि वो कुछ अपने लिए आवाज उठा सके। जाहिर है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी का है, उसमें जो बच्चियां या बेटियां जो हैं वो नॉर्मली भी अपने घर में काफी खुश रहना पसंद करती हैं और अपनी फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। और जैसे कि खवातीन जो है वो वैसे ही मल्टीटास्कर होती हैं और अब तो ऑनलाइन बिजनेसेस और ये सब बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज देने की बेतहाशा जरूरी है। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है मेरी, कि शादी से पहले जो है वो अपनी बच्चियों की रजामंदी लाजमी ले लें। ये शरीयत भी इसकी इजाजत देती है। इसको अना का मसला बिल्कुल भी, गैरत का मसला बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए और उनको अपनी जिंदगी का फैसला जरूर करना चाहिए। और जहाँ तक ये जो मर्दों की बात है, तो इसके लिए उनको भी बेतहाशा अवेयरनेस देने की जरूरत है कि जिस से वो शादी कर रहे हैं वो एक इंसान है, वो उनका लाइफ पार्टनर है, वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई जो है वो खेलने की चीज नहीं है, वो कोई खिलौना नहीं है कि जिसके साथ जो मर्जी करें और उसको तोड़ के फेंक दें। तो मैं समझती हूँ कि इसमें सजा भी होना चाहिए। इस केस को जो है प्रेसिडेंट इसमें एक सेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें कत्ल का भी मुकदमा जो है वो बनता है। तो इसमें जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बच्ची की हालत थी और जैसा उसका वीडियो बयान है, वो बयान से जो है वो बाहर है। तो कोई ना कोई प्रेसिडेंट हमें अब सेट करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहमिदा यूसुफी, तजयकार आप हमारे साथ मौजूद थी। और जैसे कि हम यही देख रहे हैं कि ख़वातीन के साथ तो ये सारे सिलसिले हमें नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अब हम अगर मर्द हजरात की जानिब बढ़ते हैं, जो कि मौशी एतबार से हम देख रहे हैं कि आजकल जिस तरीके से सिचुएशन देख रहे हैं और जिस तरीके से मौशी सूरत हाल देख रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा दबाव है। जैसे कि सेकंड हमारे पास जो केस है जिसमें हमने देखा कि गला काट दिया गया, ये बहुत ही कोई बुरा फेल है। क्या माशरती तौर पे क्या कोई मौशी परेशानी थी? अक्सर बेशर हम देखते हैं कि मर्द हजरात इस तरह का शिकार होते हैं, मौशी परेशानी जो है वो उनको इस तरफ रागिब कर देती है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऐसी इंक्वायरी कर, वैसे कादर भाई ने बताया कि पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत से मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि उनको बिल्कुल वेल सेट दिखाते हैं कि कारोबार भी हर चीज़ है, शादी के बाद पता चलता है कि वो मेडिसिन खा रहा होता है, वो जहनी अजियत होती है या वो मरीज होता है, फिर वो मारपीट शुरू कर देता है, फिर यहाँ तक कि तशद्दुद होना शुरू हो जाता है। और बहुत से मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जो मतलब शादियाँ करते हैं गोल्ड के लिए, फर्नीचर के लिए। मैंने एक ऐसे, मेरे पास ऐसा केस आया था कि उसकी 4वीं 5वीं शादी थी और यही करता था कि 15 दिन 20 दिन महीने के बाद वो डिवोर्स दे देता था। उसका ये होता था मकसद कि जो गोल्ड लड़की लेकर आए या जो सामान लेकर आए उसको वन साइड कर लिया, उसको तलाक दे दी। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हुए देखे हैं। यही मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा जो देख रहे हैं कि खुदारा आपकी बेटी है, इतने नाजों से आप पालते हैं, बहनें हैं, तो आप देखें कि आप किसके हाथ में दे रहे हैं, आप शादी किससे करवा रहे हैं। आप उसके मोहल्ले में जाएं, आप जो वो काम करते हैं आप उसके मार्केट में जाएं, वेरिफिकेशन करवाएं और इस्तिखारा ज़रूर करवाएं। बहुत से लोग इस्तिखारा भी नहीं करवाते। तो इन चीज़ों पर तवज्जो देंगे तो इस चीज़ में कमी होगी। सही। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं ये रोशनी डालूंगा हज़रत साहब कि सबसे पहले हमारे जो माशरे के अंदर है ना, वो इल्म दीन की कमी है। असल मेन चीज़ बताया गया है कि ये जो गला काटना और ये जो है ना खुदकुशी के जो है ना क्या नाम है काम को लेकर आना सामने, ये सारा का सारा जो जा रहा है ना, ये इल्म दीन की कमी की वजह से। अगर कोई शख्स अगर दुनिया की तालीम हासिल करता है तो उसको चाहिए कि वो दीन की भी तालीम हासिल करे। अगर उसके पास दीन की तालीम हासिल होगी, अगर वो माशरी का शिकार है, अगर उसके पास जो है मिसाल है कि वो मतलब रोज़गार नहीं है, तो उसका तवक्कुल, उसका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि रब्बुल आलमीन जो है वो हमें जो है ना खिलाने पे कादिर है, वो हमारे लिए जो है ना रोज़ी का ज़रिया बनाएगा। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे अभी आपने जो है ना क्या नाम है बताया हमारे नाजरीन को कि एक बाप जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है, उसके बाद रोज़गार नहीं है, परेशान हाल है, और फिर वो अपने बच्चों का खुद से ही गला काट लेता है और ख़ुद अपने आप को भी खुदकुशी करके जो मार देता है। तो इसकी एक मेन बेसिक वजह है कि उसके पास इल्म दीन की कमी है ना, उसके पास ला इल्मी है। अगर उसके पास इल्म दीन की कमी नहीं होती, उसके पास इल्म होता है, तो वो ऐसी हरकतें ना करता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो दौर में उस ज़माने में क्या थे कि उनके ईमान जो है ना सबके सब माशाल्लाह मजबूत हुआ करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। ठीक।
तो रोजी देने पे मेरा रब कादिर है। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर है आज हम देख रहे हैं कि 24 जुलाई है और 2 महीनों की जो छुट्टियां बच्चों की थी उसे कारआमद बनाया गया। ऐसे में पेरेंट्स को अब भी मैं यही मशवरा दूंगा कि अब भी कुछ दिन बाकी हैं। पेरेंट्स लाजमी तौर पे बच्चों को अपने तरीके से अपने एतमाद में लेके उनसे इस तमाम चीज़ों के लिए उनको अपना ट्रस्ट डेवलप करवाएं कि बच्चे अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे वो स्कूल में होती हुई नज़र आ रही है या मदरसे में कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे वो अफेक्ट हो रहा है या उसकी रूटीन चेंज होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि फौरी तौर पर अपनी स्कूल की मैनेजमेंट के साथ जरूर रब्ता करें। सर जाहिर पेरेंटिंग सेक्शन की अगर बात करें, कमेटी जो पाकिस्तान उसके भी आप जो है रोए रवा हैं, मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स के साथ आप लोगों की ये साथ तमाम सिलसिले इसके ऊपर जुड़े हुए होते होंगे, तो ऐसी सूरत हाल में देखते मुताबिक स्कूलों की भी हमने कंप्लेंट्स देखी जो कि बेशतर बार जो निशानदेही भी की गई और हिस्सा भी बनाया गया। ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगे? देखिए, पेरेंट्स सेक्शन कमेटी पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कराची से शुरू किया था। आज पूरे पाकिस्तान में इसका मैं चेयरमैन हूँ और हमारे पास लातादाद जो है महीनों में कंप्लेंट्स आती हैं वालिदैन की। होता ये कि मतलब आप देखें जून जुलाई की फ़ीस जो नहीं लेनी चाहिए, कोर्ट ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन जबरन ली जाती है। फिर वो आपको पता है वैन्स वाले होते हैं, वो कहते हैं जब आप स्कूल की दे रहे हैं तो आप हमें भी दें। एक स्कूल ऐसा है जो जून जुलाई की फ़ीस उसने वसूल की और अपना स्कूल ही बंद कर दिया। तकरीबन 400-500 बच्चों का केस था, वो केस हम लड़ रहे हैं। हमारे प्रेस सेक्रेटरी उमर खान तो वो मतलब केस में आगे हैं और वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। 400-500 बच्चों को आप समझ लें कि मतलब कितने लाखों रुपए हो गए और वो यहाँ से कराची से फरार हो गए बाहर। कोई पूछने वाला नहीं है। पेरेंट्स सेक्शन कमेटी हमने बनाई है। मैं आपकी तवज्जो से अगर कोई परेशान है स्कूल के हवाले से तो हमसे रब्ता कर सकता है। पेरेंट्स सेक्शन कमेटी मतलब हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कोई कंप्लेन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई तशद्दुद हो रहा हो, जबरन फीस वसूल की जा रही हो किसी भी स्कूल में। अच्छा, गालिबन ये भी देखा है कि बच्चों को जिस तरीके से पहले बच्चों को पनिशमेंट दी जाती थी, मारा जाता था, इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है? बिल्कुल हमने इस पर प्रोटेस्ट किया था आज से 2.5 साल पहले कि छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के, KG 1 के, फर्स्ट के, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता था कि आपके मतलब वालिद ने फीस नहीं भरी। आप अभी सोचेंगे 2 पीरियड अगर वो बाहर खड़ा है 1-1.5 घंटा तो उसकी मतलब किस तरह पड़ेगा। अगर फीस वालिदैन नहीं देते तो वालिदैन से कांटेक्ट करें। बच्चों को ये भी तशद्दुद है, अगर आपने क्लास से बाहर निकाल दिया उसको सजा दे रहे हैं तो वो भी तशद्दुद है। तो हमने इस पर प्रोटेस्ट किया था, तो इस पर काफ़ी कमी आई है। और ऐसे नामवर स्कूल हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई ऐसे स्कूल हमारे केसेस चल रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस पर हम आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक सर, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ऐसी जो है ये एजुकेशन के हवाले से जो हमारे चेयरमैन साहब ने जो फरमाया है, इसके ऊपर अब हमें चाहिए कि जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, वो देखें कि अगर अपने बच्चों के इस तरह के अगर तशद्दुद के वाक़यात होते तो वो फौरी तौर पर जो है कमेटी से रब्ता करें और उनको एतमाद में जो ना जो हमारी जो कमेटी बनी हुई है वो फौरी तौर पे आएँ और अपने बच्चों की कंप्लेंट करें। असल में मेन चीज़ जो है वो पेरेंट्स भी जो है ना वो ना चेक एंड बैलेंस करते हैं बच्चों का, ना कुछ करते हैं। अभी जैसे आपने माशाल्लाह शो में बताया, एक बहुत आपने अच्छी बात बताई कि बच्चों को हमें ये एजुकेशन भी देना चाहिए कि गुड टच एंड बैड टच। तो ये जो है ये पेरेंट्स को भी चाहिए, जब बच्चे आते हैं घर पे तो उनको पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों से पूछें और उनसे जो है ना सवालात करें कि भाई आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा, आज आपके साथ स्कूल में क्या क्या मामलात हुए। अब पेरेंट्स जो है वो जैसे पापा जो हैं वो सुबह ऑफिस में मसरूफ़ होते हैं, मामा जो है वो हाउस वाइफ हैं अगर तो वो घर में मसरूफ़ होती है, बच्चा आके वो खेल कूद में लग गया। तो ये पेरेंट्स की भी यहाँ गलती है कि वो अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस नहीं करते। अच्छा, पेरेंट्स की तो गलती, चले ये बात आपकी भी समझ लेते हैं कि जाहिरी ये है, लेकिन ऐसे में हम एक और चीज़ देखते हैं काशिफ साहब कि जो स्कूल की मैनेजमेंट होती है, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही होती है, टीचर्स हायर करना, कौन से टीचर्स क्या हैं, तो डेफिनेटली उनके पास कभी भी कोई ऐसे हायर नहीं करता। एक कोई CV आती है, CV पे उसकी एजुकेशन से लेकर उसकी तमाम चीज़ होती है, उसकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ऐसे में स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है कि स्कूल की जो भी मालिकान है या जो निगरान है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनकी जिम्मेदारी नहीं कि जब वो किसी भी टीचर को, आया वो मेल टीचर या फीमेल टीचर है, तो उसकी प्रीवियसली एक्टिविटी देखी जाए कि ऐसा तो नहीं किसी और स्कूल से उसको फारिग किया गया हो या इन्वेस्टिगेशन। हमने देखा कि कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। अगर कोई टीचर किसी दूसरे स्कूल से आया तो बल्कि बोला जाता बड़ा महान टीचर था भाई, वहाँ से अभी इस स्कूल में आया, अब हमारे स्कूल की जीनत बनेगा। फिर हम इस तरह के हादसा होते हुए देखते हैं। देखिए, इनको वेरिफिकेशन तो करनी चाहिए। CV तो लाजमी देते होंगे, लेकिन वेरीफाई होना ज़रूरी है। जिस स्कूल से वो आए या कहीं से भी आए तो वहाँ उनको कांटेक्ट करना चाहिए कि आया उनको क्यों निकाला गया या आया उन्होंने क्यों छोड़ा, रीज़न मालूम करना चाहिए, इसके बाद रखना चाहिए। और मैनेजमेंट पे ये देखें लागू होता है। अगर मैं सरपरस्त हूँ तो मेरे ऊपर आएगा, अगर कोई मदरसा है उसको कोई बड़ा है तो उसके ऊपर आएगा, अगर वहाँ तशद्दुद हो रहा है तो वो भी इसमें शामिल है। इससे वो एक्शन नहीं ले रहा, वो खामोश है। तो स्कूल इंतज़ामिया भी इतनी शरीक है जितनी वो शरीक है टीचर।
ठीक। अच्छा, ऐसे में मुझे ऐसा एक सजेशन है जो मैं देना चाहूँगा कि ऐसे में जिस तरीके से हम पुलिस के थाने जाते हैं, वहाँ जाके स्टेशन जाके हम अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बात कर रहे हो तो कोई एफआईआर तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। ऐसे में हमें भी चाहिए कि हम एक कैरेक्टर कार्ड ज़रूर बनाएं। हर स्कूल का जो है वो मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें कोई भी टीचर अगर है मौजूद या अगर प्रीवियसली किसी स्कूल से आया तो उसकी कैरेक्टर के बारे में एटलीस्ट जो है ना वो पॉइंट आउट्स हों। चाहे वो डेफिनेटली पहले जो है ना वो येलो पे जा रहा हो, येलो के बाद वो ग्रीन पे आ रहा है या रेड पे आ रहा है, तो पता चले कि कोई भी टीचर कैरेक्टर वाइज कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा उसका कैरेक्टर वीक है। इससे भी हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है, अगर ये चीज़ हो जाए तो फिर तो बहुत आसान है और ऐसे तशद्दुद के वाक़यात हो ही ना। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो ये आपने सजेशन दी इसके ऊपर तो अमल दरामद होना ही चाहिए। इससे बहुत सारे जो है ना वाक़यात में हमें कमी महसूस होगी। इससे हमारे खुद को भी पता चल जाएगा कि आया कौन सा टीचर जो है ना सेट है, कौन सा टीचर जो फोल्डर है। किसी स्कूल से वो अल्लाह ना करे कोई खुदा ना करे फोल्डर होकर आया और अपने आप को अच्छा पेश कर रहा है। हमारे जो है ना माशरे के अंदर यही एक अलमिया है कि अगर मिसाल है किसी अच्छे स्कूल से उसको निकाला गया हो या वो खुद से निकल के आया तो वो दूसरे स्कूल वाले कह रहे कि यार फलां स्कूल का ये बहुत अच्छा होगा, इसको फौरी तौर पे हायर कर लो और उसको सैलरी भी जो ना अच्छी दे करके उसको हायर कर लेते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। मैंने अपने पहले भी बयान में दिया है कि किसी भी मामला में, चाहे वो शादी के मामला हो या क्या नाम है जॉब के मामला हो या कोई सेल्समैन के हो या कोई अगर मिसाल है कोई किसी कंपनी में किसी को कोई वो डायरेक्टर अगर वो एक रहा तो सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ग्रेट, बिल्कुल जी। और वक्त हमारे पास बहुत ही कम है और इस वक्त ज़ाहिर अब इजाज़त का वक्त है। हमारे साथ मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब मौजूद थे, चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध, इतिहाद से भी ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ पेरेंट सेक्शन कमेटी के जो हैं वो पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। इसी तरीके से नायब सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑल ताजरान सिंध इतिहाद से जिनका ताल्लुक़ है, अब्दुल कादिर सूरिया साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। और माशरे में जिस तरीके से बिगड़ती हुई सूरत हाल हमें नज़र आ रही, तो हमें अपने बच्चों को, हमें अपनी औलादों को, हमें अपनी लड़कियों को, हमें सिर्फ लड़कियां नहीं, हमें अपने लड़कों को भी हर लिहाज से एजुकेट करने की ज़रूरत है। और ये बल्कि पेरेंट्स को अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए कि वो इस तमाम तर मामलात से अगर और इस तरह के वाक़यात से बचना चाहते हैं तो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।